Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। NCERT इंडियन इकोनॉमी हमने स्टार्ट की है अपने चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर, जिसमें जिसमें हम सेकंड चैप्टर हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। 2 पार्ट हमारे चैनल पर आ चुके हैं, आप इनको देख लीजिए। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इसमें हमने कैसे जब 1950 से 1990 में हमारा कैसे मॉडर्नाइजेशन, समानता, आत्मनिर्भरता ये हमारे लक्ष्य थे और उनको हमने कितना अचीव किया। फिर कृषि, ग्रीन रेवोल्यूशन आया और हमने किस तरीके से ये सब्सिडी वगैरह है इन पे भी हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम उद्योग और व्यापार ये देखते हैं कि उस टाइम पर क्या स्थिति थी 1950 से 90 के दौरान। तो अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया कि जो निर्धन राष्ट्र हैं तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनके अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। उद्योग जो रोजगार उपलब्ध कराते हैं और कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। आधुनिकीकरण और समग्र इससे समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। तो हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई थी, पहली पंचवर्षीय योजना हमारी, और 2017 तक हमने टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट की हैं। ठीक है। अब 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग 2015 से नीति आयोग आ गया है योजना आयोग की जगह, और अब हम 15 साल का एजेंडा लेके चले हैं। अब पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में नहीं है, ये 2017 तक ही थी। तो जो पंचवर्षीय योजनाओं का हमारा उद्देश्य रहा है ये यही था कि औद्योगिक विकास पर भी बल दिया गया। और पिछले अध्याय में हमने फर्स्ट में ये भी पढ़ा था कि भारत में जो उद्योग थे वो कम थे। अधिकांश उद्योग सूती, वस्त्र, पटसन इन तक ही सीमित थे। जमशेदपुर, कोलकाता में लोहा और इस्पात ये फर्में थी। अर्थव्यवस्था का अगर हमें विकास करना था तो औद्योगिक आधार का विस्तार करने की हमें ज़रूरत थी। तो भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, हमारे नीति निर्माताओं के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब आज़ादी के बाद भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्योगों में निवेश करने के लिए इतनी ज़्यादा पूंजी नहीं थी, इतना बड़ा बाजार भी नहीं था उद्योगपतियों की मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए जिनको प्रोत्साहन मिले। लेकिन सरकार को इसमें व्यापक भूमिका निभानी पड़ी और भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये निर्णय लिया गया कि देश में अगर वृद्धि करनी है तो हमें निजी क्षेत्र की नीतियाँ और सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियाँ ही ज़्यादा अपनानी होंगी, और उद्योगों पर पूरा एक जो सरकार है कंट्रोल भी रखेगी, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी था। अब 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव भारी उद्योगों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के लक्ष्य के अनुसार 1956 में औद्योगिक नीति जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसको स्वीकार किया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का इसको आधार बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में मोस्ट जो हमारा सबसे ज़रूरी जो लक्ष्य था वो क्या था, औद्योगिक नीति। तो समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रस्ताव हुआ। 3 वर्गों में इसमें बांटे गए। पहले वर्ग में वे उद्योग थे जिनमें सरकार का पूरा स्वामित्व था, दूसरे में वो थे जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर काम करते थे, और तीसरे में नई इकाइयों को शुरू करने की जो एकमात्र जिम्मेदारी थी वो भी राज्य की ही होती थी, और तीसरे वर्ग में निजी क्षेत्र के अंतर्गत ये आते थे। तो पहले वाले में पूरी तरह से गवर्नमेंट, दूसरे में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, और तीसरे में प्राइवेट। अब उसके बाद है, यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का एक वर्ग था जिसमें क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से इसमें राज्य के नियंत्रण में रखा गया था, और उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक वो सरकार से लाइसेंस नहीं ले लेते थे। तो लाइसेंस प्राप्त करना औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में ये जैसे लगाए गए उद्योग, तो लाइसेंस प्राप्त करना थोड़ा आसान था, और इनके लिए जो टैक्स है या फिर प्रशुल्क दरें थी, कम प्रशुल्क दरें रखी गई, और इनका उद्देश्य था क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने के लिए जैसे लाइसेंस प्राप्त करना होता था और सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक जो है वो ना हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब इसमें ज़रूरी होता था कि हाँ भी ये चीज़ सरकार अपने समाज के लिए ज़रूरी है, अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है। फिर 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, करवे समिति भी कहा जाता है इसको, इस संभावना पर विचार किया गया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। छोटे उद्योग 1950 में लघु उद्योग इकाई जिसे कहा जाता था 5 लाख रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट करती थी, तो 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश इसमें किया जाता था। एट प्रेजेंट जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसकी एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी, और इसी वीडियो में उसका लिंक भी आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें
जो एमएसएमई है, कौन सी जो इंडस्ट्री है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्या लिमिट है, जिसको हम मीडियम स्मॉल या जो माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फर्म जिनको कह सकते हैं। तो लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं, ये लेबर ज़्यादा यूज होती है इनमें, अधिक रोजगारों का ये सर्जन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनमें प्रोडक्शन भी होता है और कम उत्पादन शुल्क और कम ब्याज दरों पर इनको लोन वगैरह मिल जाता है। तो व्यापार जो नीति थी, आयात प्रतिस्थापन की नीति थी कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही कंट्री में जो बाहर से सामान मंगवाते हैं अपनी ही कंट्री में हम उनके सब्सिट्यूट तैयार कर लें। आयात प्रतिस्थापन, घरेलू उत्पादन द्वारा ही उनकी पूर्ति की जाए। वस्तु के प्रयोग जो जैसे बाहर से लेके आते हैं तो उन पर टैक्स वगैरह लगता है, वो महंगी हो जाती हैं, तो उनका प्रयोग हतोत्साहित हो जाता है, कम हो जाता है। तो कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की होती है, आयात किया जा सकता है, पर शुल्क और कोटे का प्रभाव होता है कि आयात प्रतिबंधित हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा जो टैरिफ या कोटा निर्धारित किया जाता है इसलिए कि आयात कम से कम हो ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में बना रहे। तो ये देख लेना आप, ये टेबल है कि कृषि उद्योग और सेवाएं 1950-51 में हमारे पास कितने परसेंटेज थे और 1990-91 में हम कहाँ पहुँच गए थे। ठीक है, तो एट प्रेजेंट की भी आपके लिए मैं शॉर्ट्स ले आऊँगी कि आज हम 2022-23 या 23-24 में एग्रीकल्चर उद्योग और सेवाओं में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता तो विलासिता की वस्तुओं पर आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करने की संभावना वगैरह बढ़ जाती है। औद्योगिक विकास पर भी नीतियों का प्रभाव पड़ा। 1950-51 में 13% से बढ़कर 90-91 में 24.6% ये हो गई थी। और मतलब व्यापार में भी, कृषि में भी और उद्योगों में भी काफ़ी सुधार पहले से हुआ था। तो हम अगर बात करें निजी क्षेत्र क्या कर सकता है, आज के भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था। इनमें सार्वजनिक जो सरकारी उपक्रम थे उनका बंद किया जाना कठिन था। बहुत सारी ऐसी फर्में थी, राष्ट्रीयकरण जिनका कर दिया गया था या फिर संसाधन अपव्यय नहीं होने देंगे, परमिट जो लाइसेंस राज, कुछ कार्यकुशल तरीके से काम नहीं कर रही थी फर्में। तो 1990 के दशक के अंत में हमने देखा कि व्यक्ति जो टेलीफोन कनेक्शन लंबे समय से उनको प्रतीक्षा करना पड़ती है। दूसरा उदाहरण था मॉडर्न ब्रेड की स्थापना। एक ब्रेड विनिर्माण करने वाली एक फर्म है, निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता था, तो 2001 में फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई। मतलब जो फर्में सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रही थी उनको निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया, प्राइवेटाइजेशन इसका बोला गया था। विदेशी प्रतिस्पर्धा से अगर संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही थी कि भी लाभ के स्थान पर नुकसान ज़्यादा हो गया। आयातों पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तु को खरीदना पड़ता था जिनका भारतीय उत्पादन क्या करते हैं, उत्पादक कर सकते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई सभी इन विरोधों के कारण शास्त्रियों ने हमारी नीतियों में, भाई उस टाइम पर हमारे उद्योग घाटे में चल रहे थे, उनको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। हमारे पास फॉरेन रिजर्व इतना नहीं रहा था कि हम आयात मंगवा कर सकें वहाँ से, तो इसलिए सरकार ने 1991 में एक नई आर्थिक नीति स्टार्ट की। इनकी वीडियो भी मैं आपके इसमें इसी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने कुछ इसमें शॉर्ट्स बनाए हैं कि जिसमें 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी सिस्टम जिसको कहा जाता है वो कैसे हमारे देश में आए और उन्हें मतलब क्या फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा उसमें हम बिल्कुल डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो उन भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई। इसकी अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। 2 जो चैप्टर हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी के हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा 3rd चैप्टर होगा जिसमें हम 1991 की नई आर्थिक नीति को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।